3 नवंबर 1570 को अकबर ने एक दरबार लगाया था। उस दरबार का नाम था नागौर। क्या है नागौर दरबार? यानी अकबर दिल्ली से चलकर कहां पर आया था? नागौर। और नागौर आने के पीछे इसका मूल उद्देश्य क्या है? राजस्थान के जितने भी राजा है उन तमाम राजाओं को अपने अधीन बुलाना। 1569 और 1570 ईस्वी में राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था और भयंकर अकाल पड़ने के कारण राजस्थान के राजाओं की कमर टूटी हुई थी आर्थिक दृष्टि से। और अकबर को राजस्थान के राजाओं की वो दुखती नब्ज हाथ लग गई। अकबर को पता है कि अभी राजस्थान के राजा बुरी तरीके से प्रताड़ित है, क्योंकि राजस्थान की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? कृषि। और राजस्थान की कृषि तो मानसून का क्या कहलाती है? जुआ। इसलिए अकबर ने कहा कि क्यों ना मैं नागौर जाकर यह घोषणा करूं कि जो जो नागौर आकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेगा, अकबर उस राजा के राज्य में अकाल राहत कार्य करवाएगा, प्रजा को अन्न बंटवा देगा, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था कर देगा, पेयजल की व्यवस्था करवा देगा, फंड देगा, पैसे देगा, विकास कार्य करवाओ और लोगों को अकाल में राहत दो। अब तक केवल एक ही राजा ने अधीनता स्वीकार की है, वो कौन है? सुरजन सिंह हाड़ा। 1569 में अकबर और सुरजन सिंह हाड़ा के बीच में संधि हो गई थी और संधि में यह शर्त रखी गई थी कि सुरजन सिंह हाड़ा अब अकबर के अधीन रहेगा। लेकिन सुरजन सिंह हाड़ा ने अपनी एक शर्त रखी थी कि देख अकबर, मैं तुम्हारा गुलाम तो बन जाऊंगा, अधीन तो बन जाऊंगा, लेकिन हमारी बहन बेटियों के वैवाहिक रिश्ते मुगलों के साथ नहीं होंगे। ये नोट लगा के लिख लेना अकबर। और अकबर उन दिनों संघर्ष के दौर में था और अकबर ने कहा कि यार ये बहन बेटी वालों से क्या करना है, कम से कम एक बार अधीन तो बनाओ, उसके बाद देखेंगे। तब अकबर ने सुरजन सिंह हाड़ा के साथ एक बिल्कुल संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें लिखा गया था कि मुगलों की अधीनता तो सुरजन सिंह हाड़ा स्वीकार करता है, लेकिन बहन बेटियों के रिश्ते यानी मुगलों के साथ बूंदी वालों के कभी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होंगे। ये साफ शर्त थी और अकबर मान भी गया था। अकबर ने कहा कौन से मेरे टाबर कुंवारे मर रहे हैं, जहांगीर की 6 शादियां तो हो गई है, आगे राम राजी रहा तो 1-2 और हो जाएगी, इसलिए बूंदी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होंगे, ऐसी संधि हो गई थी। अब ये सारे राजा दरबार में आए हुए हैं, अकबर बैठा हुआ है और अकबर ने सारे राजाओं को सामने बिठा रखा है। अकबर इधर कुर्सी पर बैठा है और सारे राजाओं को अकबर उपदेश दे रहा है। उपदेश देते देते सारे राजाओं से अपनी अधीनता स्वीकार करवा ली। सुरजन सिंह हाड़ा को कहा कि सुरजन आप तो पहले से अधीन हो। सुरजन सिंह हाड़ा ने कहा हाँ पहले से अधीन हो। सभा चल रही है, अकबर राजाओं को संबोधित कर रहा है, कुर्सी पर बैठा है, सब राजस्थान वाले राजा सामने नीचे टेबलों पर बैठे हैं, अकबर की बात को गौर से सुन रहे हैं। अचानक अकबर बातचीत करते करते बूंदी के राजा सुरजन हाड़ा को इंडिकेट करते हैं और कहते हैं कि सुरजन हाड़ा कैसे हो आप आजकल। अचानक सुरजन हाड़ा चौंका, बोला यार अकबर मुझे क्यों पूछ रहा है, इतने सारे राजा बैठे हैं किसी का नाम नहीं ले रहा। अकबर यूं बैठा है, सामने सुरजन हाड़ा बैठा और अचानक सारी बातें करते हुए तमाम बातों को बीच में छोड़कर अकबर ने अचानक पूछा कि सुरजन सिंह हाड़ा कैसे हो। सुरजन सिंह हाड़ा ने कहा बस ठीक हूं महाराज, आपका आशीर्वाद है, दाल रोटी मिल रही है। अकबर ने एक जबरदस्त चौंकाने वाला प्रश्न सुरजन हाड़ा से किया, बोला सुरजन हाड़ा इस समय राजस्थान में सबसे खूबसूरत राजकुमारी तुम्हारी बेटी है जिसका नाम है भान कंवर, क्या तुम इस बात को मानते हो या नहीं मानते? इसलिए सुरजन सिंह हाड़ा लड़खड़ाते शब्दों में बोले, सुरजन सिंह हाड़ा खुद असमंजस में, अकबर ऐसा प्रश्न मुझसे क्यों पूछ रहा है। सुरजन सिंह हाड़ा ने कहा हाँ इसमें कोई दो राय नहीं कि मेरी एक पुत्री है और वो इस समय राजस्थान की सबसे खूबसूरत राजकुमारी है। अकबर ने कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। अब चारों तरफ सन्नाटा, क्योंकि 1 साल पहले ही संधि हुई है 1569 में, जिसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि बूंदी के राजा किसी भी कंडीशन में मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। क्या करेंगे? नहीं। लेकिन अब बड़े दरबार में अकबर सुरजन हाड़ा को कह रहा कि मैं आपकी बेटी भान कंवर से शादी करना चाहता हूं। सुरजन हाड़ा हाँ कहेंगे या ना कहेंगे? ना अकबर को ना कहते। मुगल बादशाह अकबर को ना कहना मतलब अपने पैरों पर क्या मारना? कुल्हाड़ी। और हाँ कहना राजस्थान वाले नहीं जीने देंगे। अकबर बाहर जाते ही चिढ़ाएंगे सुरजन हाड़ा को, बोला इतने दिन तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, ये वो। सुरजन हाड़ा धर्म संकट में है, बोल नहीं पा रहा है, जबान लड़खड़ा रही है, ना हाँ कह पा रहा है ना कह पा रहा है, इधर उधर नजरें घुमाई। सुरजन हाड़ा के जस्ट आगे कल्लाजी रायमलोत बैठे थे। सुरजन हाड़ा ने आगे देखकर देखा कि कल्लाजी रायमलोत को नींद आ गई है या जाग रहे हैं। कल्लाजी रायमलोत बिल्कुल बैठे थे, उमन प्रताप से दे रहे थे और सुरजन हाड़ा ने हिम्मत बांधते हुए मुगल बादशाह अकबर को कहा कि अकबर माफी चाहता हूं, पिछले ही गुरुवार को मेरी बेटी भान कंवर की सगाई कल्लाजी रायमलोत के साथ हो गई थी। क्या ऐसी कोई सगाई हुई है? नहीं। लेकिन सुरजन हाड़ा अकबर से रिश्ता जोड़ने से बचना चाहता है, इसलिए सरासर झूठ बोल रहा है कि क्षमा चाहता हूं बादशाह अकबर, मेरी बेटी भान कंवर की सगाई तो पिछले गुरुवार को ही किसके साथ हो गई थी? कल्लाजी। अचानक कल्लाजी चौंके। अकबर ने कल्लाजी की तरफ देखा और कल्लाजी ने कहा हाँ वो हो गई थी, मैं तो बताना ही भूल गया। अकबर को पता है कि दोनों सरासर क्या बोल रहे हैं? झूठ। लेकिन अब कैसे कहा जा सकता है? कल्लाजी रायमलोत तो स्पष्टीकरण और दे रहा है कि अकबर तुम जानते ही हो कि हमारे हिंदू रिवाजों के अनुसार सगाई का मतलब आधा विवाह होता है, और मैं तो मिठाई और लेके आया था आज आपके लिए। मैंने कहा सगाई हुई है, अकबर का मुंह मीठा करवा दूं, इसलिए अकबर तुम ये भान कंवर वाला ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अकबर से अब बोला नहीं गया। अकबर तुरंत ही मंच से अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और कहता कि आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस दरबार का आयोजन कल करेंगे। इतना कहकर अकबर उठ करके अपने कमरे में चला जाता है और कमरे में जाते ही गुस्से में हाथ पैर पटकता है और अपने सेवकों को कहता है उस कल्लाजी को बुला कर लाओ, क्योंकि अकबर को पता है दोनों सरासर झूठ बोल रहे हैं।
एक सेवक आया और कहा कि कल्ला तुझे अकबर बुला रहा है। कल्ला जी ने कहा कि मर गए झूठी हाँ करके, अकबर पक्का कोई ना कोई दंड सुनाएगा। कल्ला जी राय मलोत अंदर गए। अंदर जाते अकबर ने कहा कि कल्ला क्या हाथ आया तेरे बसा बसाया घर उजाड़ने में, तू सरासर झूठ बोल रहा है, बान कंवर के साथ तेरी कोई सगाई नहीं हुई है। कल्ला जी अब क्या बोले? कल्ला जी नीचा मुंह करके खड़े थे और अकबर ने कहा कि कल्ला तुझे इस कार्य के लिए दंडित किया जाएगा और तू आज के बाद सिवाना में नहीं रहेगा, मैं तेरा ट्रांसफर करता हूं और तू यहां सिवाना से सीधा लाहौर चला जा। इस कल्ला जी रायमलात का ट्रांसफर करके अकबर ने सिवाना से हटाकर बताओ कहां भेज दिया? लाहौर। लाहौर कहां पड़ता है? अफगानिस्तान। बोला आज के आज ही सामान पे करना और सीधा कहां चला जाना? लाहौर। कल्ला जी जैसे ही अकबर से मुलाकात करके अपने कमरे बाहर आया, कल्ला जी मन ही मन सोच रहा है चलो छोड़ो ट्रांसफर तो जो हुआ, एक बार सुरजनहाड़ा से पूछ तो लेते हैं कि केवल हाँ ही करनी थी या आगे का प्रोसेस भी होगा। कल्ला जी रायमलो सीधा भागा सुरजनहाड़ा के पास गया, बोला वो बानकवर के साथ सगाई की केवल हाँ ही करनी थी या आगे का प्रोसेस भी होगा? सुरजनहाड़ा ने कल्ला जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो कल्ला, आगे का प्रोसेस भी होगा, तुम जब भी फ्री हो तब शुभ मुहूर्त देख करके आ जाना अपने बूंदी और वैदिक विधि विधानों से तुम्हारी सगाई बानकवर के साथ हो जाएगी। कल्ला जी ने कहा सगाई तो नहीं हुई तो देख लेना ट्रांसफर और हो गया। सिवाना से कहां भेज दिया अकबर ने? लाहौर। और अब कल्ला जी यहां से लाहौर चले जाते हैं और जैसे ही लाहौर पहुंचे, लाहौर में कोई अब्बू खां नाम का एक बंदा था जो अकबर का सबसे विश्वास पात्र था और लाहौर का राजा अकबर ने बताओ किसको बना रखा था? अब्बू खां। कल्ला जी इधर गए और अब्बू खां और कल्ला जी के बीच जाते ही एक दो दिन में तू तुम्हें में हुई और कल्ला जी ने ऑन स्पॉट अब्बू खां को कौन सा वासी कर दिया? स्वर्गवासी। अब्बू खां जब स्वर्गवासी हुए और अकबर को जब इस बात का पता लगा कि मैंने लाहौर में जिस गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया था उसको कल्ला जी ने मार दिया है, जैसे ही अकबर को पता लगा अकबर ने कल्ला जी को तुरंत दिल्ली बुलाया, बोला कल्ला तू दिल्ली आ, वापस दिल्ली आ, लाहौर में तो वो काम का नहीं है। जैसे ही कल्ला जी को दिल्ली जाने का निमंत्रण मिला, कल्ला जी रास्ते में सोच रहे हैं कि इस बार पक्का मरेंगे। पिछली बार तो सगाई वाला मैटर तो जैसे तैसे करके सुलझ गया, इस बार ये मर्डर वाला मैटर नहीं सुलझेगा और अकबर पक्का मृत्युदंड देगा। कल्ला जी दबे कदमों से दिल्ली पहुंचते हैं और जैसे दिल्ली पहुंचे अकबर ने कल्ला जी के कंधों पर हाथ रखा और कहा कि कल्ला बहुत अच्छा काम किया तूने अब्बू खां को मारकर, वो तो था ही ऐसा ही, मेरे हाथों से मरता, तूने मार दिया, ग्रेट वर्क, बहुत अच्छा। कल्ला जी अचानक चौंके, बोला ये हो क्या रहा है? जो काम कर रहा हूं अच्छा ही हो रहा है, अब्बू खां को मारा, अकबर कह रहा बहुत अच्छा है। पूरे दिन भर अकबर ने कल्ला जी को अपने साथ घुमाया, पूरे दिल्ली में हाथी पर बैठकर घूमे, दरबार में कल्ला जी की अच्छे से सेवा की जा रही है। कल्ला जी कह रहे हो क्या रहा है? अकबर इतना विनम्र हो कैसे सकता है? मैंने अकबर की सगाई तोड़वा दी, अकबर के गवर्नर जनरल को मार दिया और अकबर मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है और शाबाशी दे रहा है, पार्टी दे रहा है, पूछ रहा है कि और कोई प्रॉब्लम है कल्ला तो बता। कल्ला जी ने कहा प्रॉब्लम तो यही है, लाहौर से अगर ट्रांसफर वापस गांव वाले स्कूल में ही हो जाता, सिवाना हो जाता तो ठीक रहता। अकबर ने तुरंत आदेश जारी करवा दिए कि कल्ला आज के बाद लाहौर नहीं जाएगा, लाहौर से बताओ कहां जाएगा? सिवाना। कल्ला ने कहा कितना सज्जन पुरुष है अकबर, मैं तो मन में यूं ही अकबर के प्रति घृणा का भाव रखता था, अकबर के गवर्नर को मार दिया, सगाई तुड़वा दी, फिर भी कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन कल्ला जी को यकीन नहीं हो रहा था, कल्ला जी को लग रहा था कि अकबर है तो टेढ़ी खीर, लेकिन ये ऐसा कर क्यों रहा है? कुछ ना कुछ दाल में क्या है काला। और जब शाम का समय हुआ, दिन भर कल्ला जी की सेवा पानी हो गई, अच्छे से रोटी बाटी खिला दी, तमाम बातें मान ली, शाबाशी दे दी, हाथियों पर घुमा दिया। उसके बाद जैसे शाम को सोने का समय हुआ, अकबर ने कल्ला जी को अपने पास बुलाया और कहा कि कल्ला मैंने सुना है तुम्हारे एक बहन है। अचानक कल्ला जी चौंके, बोला अच्छा दुकड़ा ये है? कल्ला जी ने लड़खड़ाते शब्दों बोला हाँ मुगल बादशाह अकबर बहन तो है, आपकी बहन के साथ मेरे बेटे जहांगीर की शादी करवाना चाहता हूं। अब कल्ला जी क्या बोले? कल्ला जी ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कहां आप इतने बड़े, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, आप पूरे भारत के बादशाह और मैं एक छोटा सा ठिकानेदार हूं, सिवाना का राजा हूं, आप और मेरा क्या कनेक्शन है? नहीं मैं इस प्रकार का रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करता, मैं जहांगीर को अपना जवाई नहीं बना सकता, अमीरी गरीबी का भी तो ख्याल रखा करो मुगल बादशाह अकबर। लेकिन अकबर बोलने में बहुत तेज था। अकबर ने कहा कि रिश्तेदारी में क्या गरीबी अमीरी होती है, क्या पैसे होते हैं, पैसे आज है कल नहीं है, रिश्तेदार को रिश्तेदार की दृष्टि से देखना चाहिए, लड़की अच्छी होनी चाहिए, सुलक्षणा होनी चाहिए, और मैंने आपकी बहन को देखा है वो 36 गुणों से संपन्न है, इसलिए कल्ला अब मना मत करना, रिश्तेदारियों में पैसे वैसों को नहीं देखा जाता, अच्छी लड़की देखी जाती है, तुम्हारी बहन अच्छी है और मेरे बेटे जहांगीर के साथ क्या करवाऊंगा? शादी। कल्ला जी फाइनली समझ चुके थे कि अकबर मानेगा नहीं, इसलिए कल्ला जी ने सोचा कि एक बार के लिए मैं हाँ कर देता हूँ, बाद में देखूंगा यहाँ से निकलने के बाद। और कल्ला जी ने कहा ठीक है अकबर, आपके व्यवहार से भी मैं बड़ा प्रभावित हूँ और आप कह रहे हो कि रिश्तेदारी में रुपए पैसे नहीं देखे जाते, तो ध्यान रखना मैं ये रिश्ता तो मंजूर करता हूँ, लेकिन अभी मैं साल 2 साल शादी नहीं करूंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी साल 2 साल तक मैं टैक्स वसूलूंगा, उसके बाद किला सिवाना का किला जर्जर अवस्था में आ चुका है, उस किले का मैं रिकंस्ट्रक्शन करवाऊंगा, दोबारा से जीर्णोद्वार करवाऊंगा, और अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए 2-3 साल लग जाएंगे शादी में, ध्यान रखना। अकबर ने कहा कि 2-3 साल क्यों लगानी अपने, तुझे सिवाना का किला दोबारा बनाना है, पैसे ले जा जितने चाहिए। अभी मैं खजांची को आदेश देता हूँ कि कल्ला जी को जितने पैसे चाहिए उतने पैसे दे दिए जाए, और हाँ बीच बीच में कमी पड़ जाए फोन कर देना, फोन पे कर देगा खजांची तुरंत। खजांची मतलब उस समय अकाउंटेंट को क्या कहते थे? खजांची। कल्ला जी ने अकबर को कहा कि देख अकबर, मैं सिवाना का किला तो बना रहा हूं, लेकिन अकाउंटेंट को कह देना कि मैं कभी भी फोन करूं मना मत करना, तुरंत पैसे ट्रांसफर हो जाने चाहिए, और अभी मैं पैसे कुछ लेके जा रहा हूं। अकबर ने कहा तू मस्त रहे, जितने पैसे चाहिए उतने पैसे ले जा, किला बना और फटाफट से मैं इधर से बारात भेज रहा हूं।
जैसे ही तेरा किला बनकर कंप्लीट हो जाए मुझे खत लिख देना, जहांगीर बारात लेके आ जाएगा। कल्ला जी ने कहा ठीक है, लेकिन ध्यान रखना बादशाह अकबर, बारात में ज्यादा बाराती मत भेजना, 150 आदमी भेजना, छोटा ही है हमारा किला सिवाना, इतने बारातियों का हम ढंग से आओ भगत नहीं कर पाएंगे। अकबर ने कहा ठीक है तुम जाओ। कल्ला जी वहां से अथाह पैसे लेकर सिवाना आ जाते हैं। रास्ते में एक ही बात सोच रहे हैं कि एक बार सिवाना का किला मजबूत बनवा लेता हूं, उसके बाद अकबर को रिश्तेदारियों के लिए मना कर देता हूं, शादी के लिए मना कर देता हूं। अकबर जब अटैक करेगा तब मैं किले का दरवाजा बंद करके अंदर बैठ जाऊंगा और किला इतना मजबूत बनाऊंगा कि अकबर कितनी भी तोपों से हमला कर दे लेकिन दुर्ग की दीवारों को नहीं तोड़ पाएगा। पैसे में पानी की तरह बहा दूंगा, पैसों की तो कोई परवाही नहीं है। पैसा खर्च हुआ सीधा अकाउंटेंट को फोन ही तो करना है कि 4 लाख भेज, 10 लाख भेज, 2 करोड़ भेज। क्या पैसों के लिए अकबर मना कर सकता है? नहीं। कल्ला जी सिवाना आते हैं और एक टेंडर जारी कर देते हैं, ठेकेदारों को बुलाते हैं, बोला पैसे कितने भी लग जाए पैसों की तुम परवाह मत कर देना, पैसे पानी की तरह बहा दूंगा। भाई जी अकबर के पास खूब पैसे पड़े और उनका कहा हुआ है कि जितने पैसों की जरूरत हो उतने पैसे तुम ले जाना, लेकिन किला इतना मजबूत बनना चाहिए कि 50 तोपें भी अगर एक साथ गोले चलाए तो किले का एक भाटा भी नहीं हिलना चाहिए। और सिवाना का किला कल्ला जी राठौर ने बहुत ही मजबूत तरीके से दोबारा से बनवाना शुरू किया। किला लगभग अपने अंतिम चरण में आ गया, पैसे खर्च हो रहे हैं अथा। कल्ला जी रोज खत लिखते हैं, आज 2 करोड़, आज 1 करोड़, आज 40 लाख, आज 45 लाख, और दिल्ली से पैसे आ रहे हैं, किले पर खर्च होते जा रहे हैं। एक दिन घूमता घूमता पृथ्वीराज राठौड़ आ गया। जैसे ही पृथ्वीराज राठौड़ सिवाना पहुंचा, कल्ला जी ने पृथ्वीराज को बुलाया, बुलाओ पृथ्वीराज जी, मैं भी राठौड़, आप भी राठौड़। कल्ला जी भी तो बताओ क्या है? राठौड़। मालदेव जोधपुर का राजा, और जोधपुर में कौन सा वंश है? राठौड़। तो मालदेव का बेटे भी कौन से वंश के? राठौड़। रायमल भी राठौड़, तो रायमल का बेटा भी तो बताओ क्या होगा? राठौड़। बस ये तो नाम के पीछे अपने पापा का नाम लगा रहे हैं, इसलिए इनको अपन बोलते हैं कल्ला जी रायमल, बाकी जाति से तो क्या है? राठौड़। कल्ला जी ने कहा आओ पृथ्वीराज, मैं भी राठौड़, तो भी राठौड़। और मैंने सुना पृथ्वीराज आजकल तो रचनाएं बहुत अच्छी लिख रहा है। पृथ्वीराज ने कहा कि रचनाएं बहुत अच्छी लिख रहा हूं। कल्ला जी रायमलोत ने पृथ्वीराज का हाथ पकड़ा और कहा कि पृथ्वीराज ऐसा कर, तू मेरे अभी मरसी लिख। पृथ्वीराज ने कहा कौन सा नशा करता है कल्ला, मरसी मरने के बाद लेके जाते हैं, और तू मेरे सामने जीवित बैठा, बिल्कुल स्वस्थ बैठा, हष्ट पुष्ट बैठा है, कैसे लिख दूं मैं मरसी? कल्ला जी ने कहा नहीं, मौत मुझे सामने दिख रही है। पृथ्वीराज राठौड़ अचानक चौंके, बोला मौत तुझे सामने कैसे दिख रही है? कल्ला जी ने कहा तुझे उससे पंचायती नहीं, तू पेन ला, 2-3 पेन ले ले, अंडरलाइन करते रहना, और तू मेरे मरसी अभी के अभी लिख, मुझे मौत दिख रही है, वो सामने खड़ी है। पृथ्वीराज ने कल्ला जी के कंधे पर हाथ रखा और बोला होश में तो हो, सुबह के 11-12 बजे या अभी होश नहीं है, मौत सामने दिख रही तुम्हें? बोला हाँ। कैसे? कल्ला जी ने समझाया, बोला देख पृथ्वीराज, तू तो अच्छे से जानता ही है अकबर के दरबार में ही रहता है, मेरी बहन का रिश्ता किसके साथ तय हुआ है? अकबर, अकबर के बेटे जहांगीर, और मैं मर सकता हूं लेकिन बहन बेटियों की शादियां मुगलों के साथ नहीं करवाऊंगा। और तुझे पता है कि मैं अकबर के रिश्तेदारी के लिए हाँ करके आ गया था, वहां से था पैसे भी लिए और तेरे सामने इतना बड़ा सुंदर किला बना रहा हूं, ये सब पैसे वहीं से आ रही भाई जी के पास से। और जैसे ही मैं ये किला बनेगा मैं अकबर को रिश्तेदारी करने से साफ तौर पर मना कर दूंगा। एक बार किला बन रहा है तब तक हाँ रिश्तेदार है, जैसे ही किला कंप्लीट बन जाएगा मैं अकबर को लेटर भेजूंगा और साफ शब्दों में कह दूंगा कि अकबर तेरा मेरा रिश्ता खत्म। अब तो बता पृथ्वीराज, जब मैं अकबर को रिश्तेदारी के लिए मना करूंगा तो अकबर खुश होगा या मेरे ऊपर आक्रमण करेगा? पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा कि आक्रमण क्या करेगा, निकल जाएगा अकबर, अजगर है वो, खा जाएगा, और तू ऐसी गलती कर कैसे सकता है, इतने पैसे लेकर रिश्तेदारी के लिए मना कैसे कर सकता है? कल्ला जिनका बस वही तो प्रॉब्लम है, कल्ला टूट सकता, झुक नहीं सकता, कल्ला अपनी बहन की रिश्तेदारी मुगलों के साथ नहीं करवाएगा। मैं मना करूंगा ही करूंगा, और मुझे पता है कि मैं मना करूंगा तो अकबर आक्रमण करेगा, और मुझे ये भी पता है कि अकबर आक्रमण करेगा तो मेरी सेना छोटी है, मैं लड़ नहीं पाऊंगा, लड़ूंगा और लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊंगा, और शहीद होऊंगा तो मरूंगा, और मरूंगा तो बाद में कोई साहित्यकार मरसी लिखेगा, इससे अच्छा तो एडवांस में लिख दे, फायदे में रहेगा। पृथ्वीराज ने कहा कि मैं मरसी तो तेरे लिख दूंगा, लेकिन तू एक बार ऐसा कर, लड़ने पहले कैसे लिखूं, तू कैसे मरेगा, कैसे होगा, अकबर का आक्रमण कौन से साल होगा? कल्ला दिन का अगले ही साल होगा, दिसंबर का महीना, फरवरी मार्च में हो जाएगा। मैं मना करने वाला हूं, खत भेजने वाला हूं, स्पीड पोस्ट से जाएगा, 2 दिन में मना हो जाएगा, और तू जैसा लिखेगा वैसा मैं करके दिखा दूंगा। अगर तू लिखेगा घोड़े से गिरकर मरा तो मैं घोड़े से गिर के ही मरूंगा, किसी की हिम्मत नहीं कि वो मेरी गर्दन उड़ा दे। तू लिखेगा कि घोड़े से गिरा, दाएं पैर पर चोट लगी और दुश्मन ने गर्दन उड़ा दी, तो मैं घोड़े से गिरूंगा, दाएं पैर पर चोट लगाऊंगा और खड़ा हो जाऊंगा, कोई दुश्मन आएगा उड़ा ले जाएगा गर्दन। तू लिख एडवांस में। और पृथ्वीराज राठौड़ से एडवांस में जबरदस्ती मरसी लिखवा दिए गए, जिसमें लिखा गया कि 1583 ईस्वी में अकबर की सेना के सामने लड़ते हुए कल्ला जी रायमलोत घोड़े से गिरकर 40 लोगों को मारकर स्वयं शहीद हो गए। तमाम बातें लिखी गई और कल्ला जी ने वैसा ही किया। अगले साल शादी के लिए मना कर दिया, जहांगीर को अपमानित करके भेजा। अकबर ने जोधपुर के राजा मोटा राजा उदय सिंह के नेतृत्व में आक्रमण किया। कल्ला जी 40 लोगों के साथ लड़े, 40 लोगों को मारा और उसके बाद घोड़े से गिरे, दाएं पैर पर चोट आई। उसके बाद एक मुगल सैनिक आया और कल्ला जी की क्या उड़ा कर ले गया, गर्दन। जैसा लिखा वैसा का वैसा करके दिखाने वाला अपना महापुरुष कौन हुआ है, कल्ला जी रायमलोट। और एडवांस में मरसी लिखने वाला साहित्यकार कौन हुआ है, पृथ्वीराज राठौड़।